गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपन केमिकल काइनेटिक्स का लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है। इसमें जो पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन देख लेते हैं आज। क्वेश्चन था एक फर्तम कोटि अभिक्रिया, एक फर्तम कोटि अभिक्रिया, फर्तम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का 1/10 भाग पूर्ण होने में या 1/10 भाग बचने में, 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा? 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, समय निकालना है इसमें। तो अपने पास में फर्तम कोटि देखो यहाँ से निकालना है, ये देखना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। पहली बात तो यहाँ लिखी हुई है फर्तम कोटि, अगर यहाँ फर्तम कोटि अभिक्रिया नहीं लिखी हुई होती तो भी आप इसे यहाँ ये मात्रक देख करके पता लगा सकते थे। मात्रक देख करके ये पता लगा सकते थे कि भाई ये समय इन्वर्स कौन सी कोटि के मात्रक है, तो फर्तम कोटि का मात्रक है। तो इसमें देखो के बराबर क्या दिया गया है, K1 बराबर 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। और फर्तम कोटि अभिक्रिया का जो समय है वो निकालने का सूत्र है 2.303 अपॉन K1 log A/A-x। A बराबर प्रारंभिक सांद्रता है और A-x बराबर t समय बाद में जो सांद्रता बचती है वो है, ठीक है। तो A बराबर तो A और A-x बराबर क्या बच रहा है भाई, यहाँ 1/10, तो यहाँ A/10 रख सकते हैं इसमें। तो देखो T बराबर 2.303 अपॉन K1 का मान कितना है 60 log A/A/10। तो T बराबर 2.303 अपॉन 60 log A से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो log 10 हो जाएगा। log 10 का मान 1 होता है, log 10 बराबर 1 अतः 2.303 अपॉन 60 गुणा 1। तो अब इसमें 2 का भाग लगा देंगे ही। तो देखो 0 पॉइंट फिर बच गया 36 18 और फिर बचेगा 3 और 2 5, 8 6 48, ये सेकंड, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। 0.38 सेकेंड। तो फटाफट उतार लें आप इसे, इस क्वेश्चन के हल को। क्वेश्चन पिछले क्लास में लिखवा दिया गया था। तो क्वेश्चन में कोटि नहीं दी गई हो तो भी कोटि का पता लगा सकते हैं अपन, किससे? मात्रक के द्वारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप
आगे एक क्वेश्चन और है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.99 या 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायुकाल का लगभग 10 गुना होता है। लगने वाला समय अर्ध आयु काल का लगभग 10 गुना होता है। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखो, बात कर रहे हैं किसकी, प्रथम कोटि अभिक्रिया की, ठीक है ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र है T बराबर 2.303/K1 log A/A-x। ये क्वेश्चन दिया गया है। प्रारंभिक सांद्रता A बराबर, प्रतिशत में बात की जा रही है। जहाँ भी प्रतिशत में बात की गई हो, आप ध्यान रखना, प्रतिशत में जहाँ भी बात की जाती है वहाँ 100 में से निकलता है, जो भी निकलता है वो प्रारंभिक मान 100 माना जाता है। तो प्रारंभिक सांद्रता तो हो गई 100, ठीक है। तथा A-x बराबर, x बराबर कितना है 99.9%, तो 100 - 99.9 बराबर 0.1, ठीक है। 99.9 बराबर 0.1। अब इसमें निकालेंगे T, और T का मान कितना है भाई 99.9% निकालना है। ये इतनी अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा 2.303/K1 log A बराबर क्या है 100 और A-x बराबर क्या है 0.1। इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा 0। तो ये हो जाएगा, देखो T 99.9 बराबर 2.303/K1 log 1000, ठीक है। अब log 1000 का मान होता है, log 10 का मान 1 होता है, तो log 1000 का मान कितना हो गया 3। तो 3 आ जाएगा। T 99.9 बराबर 2.3/K1 log K1 गुणा 3, ठीक है। ये आ गया अपने पास में कितना अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय, 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है वो समय आ गया 2.303/K1 गुणा 3। अब अभिक्रिया का अर्धायुकाल निकालेंगे, ठीक है ना। अभिक्रिया का अर्धायुकाल, तो T 50%, 50, तो 50 पूर्ण होने में 2.303/K1 वो ये अभिक्रिया है प्रथम कोटि की। log A बराबर तो क्या है 100 और A-x बराबर क्या आ जाएगा 50। 50% तो 100 में से 50 गया तो 50 ही बचेगा, ठीक है ना। अर्थात 100 - 50। अब निकाल लेंगे अपन इससे T 50 बराबर 2.303/K1 log 50, ठीक है। 100/50, सॉरी 100/50 तो कट जाएगा ये, और क्या आ जाएगा log 2, और log 2 का मान कितना होता है
log 2 बराबर 0.3010 ये आ जाएगा। तो t 50 बराबर 2.303 अपॉन K1 और गुणा 0.3010। ठीक है, ये आ गया किसका? अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अभिक्रिया का अर्धायुकाल आ गया ये। अब निकालेंगे अपन, भाई तुलना करनी है किसकी? सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में, यानी ये अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है, ये जो समय है अर्धायुकाल का लगभग कितना है? 10 गुना। तो देखो, अतः प्रश्नानुसार t 99.9 अपॉन t 50। ठीक है ना, दोनों की तुलना कर देंगे। तुलना करने पर ही निकलेगा ये। तो देखो t 99 तो 2.303 गुणा 3 अपॉन K1 गुणा, ये तो आ गया ये इसका मान, ये नीचे वाले का मान ऊपर उल्टा हो जाएगा। K1 अपॉन 2.303 गुणा 0.3010। तो देखो K1 से तो K1 कैंसिल हो जाएगा, इस संख्या से ये संख्या कैंसिल हो जाएगी और बच गया क्या अपने पास में ये। तो इसका दशमलव उठाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे भाई? गुणा कर देंगे। कितने जीरो? 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है ना, अर्थात पॉइंट के बाद में आप 3 ही मानो इसे, पॉइंट के बाद में आप 3 ही मान लो इसे, चाहे इसे आप पूरा मान लो। तो देखो ऊपर क्या आ गया? t 99.9 अपॉन t 50 बराबर 3 के आगे कितने जीरो हैं? 4 और ये है 3010। तो ये लगभग इससे कटेगा। तो देखो ये कट जाएगा और बच जाएगा क्या? 10। तो देखो t 99.9 बराबर t 50 गुणा 10। तो ये अपना क्वेश्चन क्या हो गया? सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ना है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो उसके अर्धायुकाल का लगभग 10 गुना होता है। तो अर्धायुकाल भी निकालना है और इतने अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लग रहा है वो भी निकालना है और दोनों की फिर तुलना करनी है। तो देखो ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समय निकालने का सूत्र। t बराबर 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। प्रारंभिक सांद्रता है a, t समय पर सांद्रता a माइनस एक्स। तो x बराबर तो अपन ने क्या माना है? ये एक बार तो ये मानेंगे और एक बार अर्धायुकाल, तो अर्धायुकाल का मतलब आधी सांद्रता 50% 50 मानेंगे। तो देखो a माइनस o माइनस 99.9 बराबर 0.1 आ जाएगा। अब इस सूत्र में इसका मान रख देंगे। सूत्र में मान रखा है, दशमलव उठाया, यहाँ जीरो आ गया। log 10 का मान 1 होता है, तो log 1000 का मान क्या हो गया? 3 जीरो हैं तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना, और t बराबर ये आ जाएगा अपने log 1000 तो 3 आ गया। ये आ गया अपने पास में ये t 99.9% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो। अब t 50 बराबर 100 प्रारंभिक सांद्रता है और 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय 100 माइनस 50 कर देंगे इसे। तो ये क्या आ जाएगा? 50। तो ये काटेंगे तो ये 2 आ गया। log 2 का मान 0.3010 होता ही है। अब प्रश्न के अनुसार आ जाएंगे भाई, दोनों में तुलना करेंगे। भाई इसमें लगने वाला जो समय है, इसमें लगने वाले समय का लगभग कितना होता है? 10 गुना। तो ये अपन ने फिर मान रख दिया इन दोनों का मान रखा। तो ये आ गया भाई 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला जो समय है वो उसके अर्धायुकाल का लगभग कितना है? 10 गुना। तो आप उतार लें इसको ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन।
अब जो आगे जो अपना टॉपिक है वो है गैसीय अभिक्रियाओं के लिए गैसीय अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक। वैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अपन ने निकाल लिया था, समाकलित वेग स्थिरांक, अवकलित वेग स्थिरांक। अब गैसीय अभिक्रियाओं के लिए निकालेंगे भाई गैसीय अभिक्रियाएं। तो प्रश्न में यदि गैसीय अभिक्रियाएं दी गई हों, जहाँ भी गैसीय अभिक्रियाएं आती हैं वहाँ दाब से निकाला जाता है और द्रव जो अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं में निकाला जाता है उसकी सांद्रता से, ठीक है ना। तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का जैसे एक अभिक्रिया है ए से किसी में बदल रहा है पी में, ठीक है ना, ए से पी में या फिर बी प्लस सी में, सारे ही क्या प्रोडक्ट उत्पाद और ये क्या है गैसीय हैं, ठीक है ना। अब देखो टी बराबर शून्य समय पर, टी बराबर शून्य समय पर, टी बराबर शून्य समय पर आंशिक दाब इसका मान PO प्रारंभ में, ठीक है ना। और इन उत्पादों का आंशिक दाब शून्य होता है, तो शून्य टी समय पर आंशिक दाब टी समय पर आंशिक दाब, तो PO माइनस एक्स, इसका क्या हो गया x, PO माइनस एक्स, तो इसका हो जाएगा x और x, यानी x दाब क्या हो गया इनका t समय बाद में ये अभिकारकों की उत्पादन की मात्रा बढ़ गई तो इनका दाब x वियोजित हो जाता है। कुल आंशिक दाब कुल आंशिक दाब का मतलब पी टोटल निकालेंगे तो देखो पूरे को इसको जोड़ देंगे, PO माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये माइनस वाला प्लस से कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा अपने पास में PT बराबर PO प्लस एक्स, ये आ गया। इसके आने के बाद में x का मान निकाल लेंगे इसमें पक्षांतरण करके, x बराबर PT माइनस PO, समीकरण नंबर क्या आ गया अपने पास में ये 1, ये अपने पास में किसका मान आ गया x का, ठीक है ना। तो प्रारंभिक दाब तो PO है और अंतिम दाब PO माइनस एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेंगे प्रारंभिक दाब बराबर PO तथा अंतिम दाब बराबर PO माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें x में मान रख देंगे इसका, ठीक है ना। x का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है ना, x का मान समीकरण 1 से रखने पर अंतिम दाब PO माइनस PT, ठीक है, और ये PT माइनस PO ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अंतिम दाब। तो देखो अब
पी ओ बराबर पी ओ माइनस पी टी प्लस पी ओ। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2PO माइनस पी टी, ऐसे लिखा जा सकता है इसको अंतिम दाब को। ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास में अंतिम दाब, समझ गए। अब देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया से, प्रथम कोटि अभिक्रिया से ए बराबर तो क्या हो जाएगा PO, ए बराबर तो क्या रखेंगे PO, ए माइनस एक्स बराबर PO माइनस एक्स, PO माइनस एक्स बराबर अपने पास में क्या आ गया ये, ए बराबर तो ये आ गया, तथा ए माइनस एक्स बराबर आ गया अपने पास में 2PO माइनस PT। तो ये समीकरण में रख देंगे। अतः T बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस एक्स, तो इसमें रख देंगे। अतः T बराबर 2.303 अपॉन K1 log PO माइनस 2PO प्लस PT, ये आ गया गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। तो ये सूत्र लगा करके अपन को निकालना पड़ेगा। गैसीय अभिक्रियाएं यदि हों तो उनके वेग स्थिरांक का मान या समय उनका जो इस समीकरण के द्वारा निकलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ K1 वेग स्थिरांक की चर्चा कर रहे हैं, तो K1 को इधर ले लेंगे और ये T इधर आ जाएगा। तो आप उतारने इस अभिक्रिया को ऐसे, इस इक्वेशन को ऐसे कैसे, वेग समीकरण, वेग स्थिरांक से
तो ये था प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित अपन ने सब कुछ देख लिया है। इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में दिए गए हैं, आप निकालना, उनको नहीं आते हैं तो बता देंगे उनको। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा अपना टक्कर सिद्धांत या संघट सिद्धांत, संकटवाद सिद्धांत, संघट सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत या संघट सिद्धांत, ठीक है ना। ये जो सिद्धांत है ये अभिक्रियाओं, अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों के आधार पर है, ठीक है ना। टक्कर सिद्धांत इसलिए किया गया है कि वो कोई भी अभिक्रिया होती है तो अभिकारक अणुओं के मध्य जो टक्कर होती है उसके आधार पर ये सिद्धांत दिया गया है। ये सिद्धांत देने वाला जो वैज्ञानिक थे वो थे 1916 में ये सिद्धांत दिया गया था, और लुईस एवं ट्राउटज, इनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। लुईस और ट्राउटज ये बताते हैं कि जब अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है तो टक्कर यदि प्रभावी होगी, कहने का मतलब टक्कर दो प्रकार की होगी, एक तो होगी प्रभावी और एक होगी अप्रभावी। प्रभावी टक्कर और अप्रभावी टक्कर। यदि प्रभावी टक्कर होती है, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर प्रभावी होती है तो उत्पाद का निर्माण होता है। तो कौन बनता है भाई? उत्पाद बनता है। और अप्रभावी टक्कर होती है तो उत्पाद नहीं बनता, अर्थात अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, अभिकारक का अभिकारक ही रहता है। तो अभिकारक अणुओं के मध्य जब टक्कर प्रभावी होती है तो उत्पाद बन जाता है, टक्कर प्रभावी नहीं होती है तो उत्पाद नहीं बनता है, अर्थात टक्कर अप्रभावी होती है तो उत्पाद नहीं बनता है। अब कोई भी रासायनिक अभिकारक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक अणुओं को दो प्रकार के अवरोधक काम करते हैं। दो अवरोधक, दो अवरोधक कार्य करते हैं या उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। नंबर एक अवरोधक है ऊर्जा अवरोधक, ऊर्जा अवरोधक, और नंबर दूसरा है अभिविन्यास अवरोधक, अभिविन्यास अवरोधक, ठीक है ना। तो अभिविन्यास वाले को उधर लिखता हूँ, ऊर्जा अवरोधक है, और दूसरा है अभिविन्यास अवरोधक, ठीक है ना। ये दोनों अवरोधक एग्जाम में एक बार पूछे जा चुके हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में या उनके मध्य टक्कर होती है तो कौन कौन से अवरोधक उत्पन्न होते हैं, तो इनके नाम ही लिखने थे, ऊर्जा अवरोधक और अभिविन्यास अवरोधक, ठीक है ना। ये शायद 17 या 18 के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। तो ऊर्जा अवरोधक है एक तो, और दूसरा है अभिविन्यास अवरोधक। देखो अब ऊर्जा अवरोधक क्या है, टक्कर यदि प्रभावी होगी, प्रभावी टक्कर के लिए, प्रभावी टक्कर के लिए पर्याप्त ऊर्जा होना आवश्यक है। पर्याप्त ऊर्जा, पर्याप्त ऊर्जा का मतलब अभिकारक अणुओं के पास में पर्याप्त ऊर्जा होना जरूरी है। पर्याप्त ऊर्जा है तो प्रभावी टक्कर होगी, यदि पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो टक्कर अप्रभावी होगी, अर्थात अभिकारक अणु के पास में यदि ऊर्जा पर्याप्त है तो वो उत्पाद में बदल जाएंगे, और नहीं है तो फिर वो अभिकारक के अभिकारक ही रहेंगे। कहने का मतलब ऊर्जा अपने पास में है, गाड़ी में अपने में डीजल है तो गाड़ी चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी, वही बात है। ऊर्जा है इनके पास में तो अभिक्रिया होगी संपन्न, और ऊर्जा नहीं है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं
होगी, अर्थात ऊर्जा अवरोधक बन जाएगा एक तरह से। पर्याप्त ऊर्जा होना जरूरी है। पर्याप्त ऊर्जा का मतलब किसी अभिकारक के पास में दहली ऊर्जा के बराबर या अधिक है तो उत्पाद बनेगा, नहीं है तो उत्पाद नहीं बनेगा। अर्थात दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा है इनके पास में, अभिकार कणों के पास, या उससे अधिक है, दहली ऊर्जा से भी क्या है ज़्यादा, तो उत्पाद बनेगा। और अभिकार कणों के पास में यदि ये ऊर्जा कम है तो उत्पाद नहीं बनेगा, अर्थात टक्कर अप्रभावी होगी। ठीक है ना। तो ये हो गया ऊर्जा अवरोधक। बात आती है दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा, परिभाषा इसी से साफ अपन को पता पड़ रहा है कि वह न्यूनतम ऊर्जा, यानी ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिससे अभिकारक अणु किसमें बदल जाएं, उत्पाद में, अर्थात अभिक्रिया संपन्न हो जाए। और ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिससे अभिक्रिया संपन्न हो जाए दहली ऊर्जा कहलाती है। आगे और आएगा टॉपिक। और दहली ऊर्जा की परिभाषा भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 19 के एग्जाम में पूछी गई थी ये परिभाषा। ठीक है ना। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिससे अभिकारक अणु उत्पाद में बदल जाते हैं या अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात टक्कर प्रभावी हो जाती है। तो ये तो हो गया आपका ऊर्जा अवरोधक। भाई इन अभिकारक अणुओं के पास में पर्याप्त ऊर्जा है तो टक्कर होगी प्रभावी, पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो टक्कर प्रभावी नहीं होगी। अर्थात अभिकारक अणुओं के पास में दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा है तो अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे, अन्यथा अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलेंगे। ये तो था ऊर्जा अवरोधक। अब आता है अभिविन्यास अवरोधक। अभिविन्यास का मतलब ये होता है कि जब अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर होती है तो उनका विन्यास सही हो, अणु या परमाणु का विन्यास क्या हो, सही। टक्कर के समय अभिकारक अणुओं का विन्यास या अभिविन्यास सही दिशा में हो तो टक्कर कैसी होगी, प्रभावी। तो टक्कर कैसी होगी, प्रभावी। यदि सही दिशा में विन्यास होगा तो टक्कर कैसी होगी, प्रभावी। जैसे एक अभिक्रिया है CO प्लस NO2, तो इसमें क्या बनेगा CO2 प्लस NO2, CO2 प्लस NO, CO2 प्लस NO। अब इसमें क्या होता है कि अब अभिविन्यास होता है, इसमें बीच में एक संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है ना। देखो CO, इसमें अपन ने अभिविन्यास दर्शा रहा हूँ मैं। एक तो देखो इस प्रकार है C और इससे जुड़ा हुआ O है, वो इसके बैक साइड में जुड़ा हुआ है यहाँ। ठीक है ना। CO कहने का मतलब C तो केंद्रीय परमाणु हो गया, तो ये तो बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। प्लस N तो क्या है, बड़ा। ठीक है। और इससे जुड़े भी है O, जब इनके बीच में टक्कर होती है, देखो अब टक्कर किस किस के बीच में होगी, इधर से ये टकराएगा और इधर से ये टकराएगा, दोनों के बीच में टक्कर होगी। ठीक है ना। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में टक्कर होगी। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में टक्कर होती है तो कार्बन को तो चाहिए ऑक्सीजन, CO2 बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो आ ही नहीं रहा, नाइट्रोजन बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है। तो कहने का मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ से छूट के नहीं आएगा और टक्कर अप्रभावी होगी, यानी अभिविन्यास सही नहीं है। अभिविन्यास विपरीत है या विपरीत अभिविन्यास, विपरीत। तो टक्कर कैसी होगी भाई, अप्रभावी टक्कर और अभिक्रिया कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है। इसी प्रकार यदि C
और ये इसका O है ही, और ये है N, और ये इसका O, और ये इसका O। टक्कर इस प्रकार हो तो देखो कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन कार्बन इसकी गोद में से खोस लेगा अपने आप ही, क्योंकि सीधी टक्कर ऑक्सीजन पर हो रही है और कार्बन सीधा अटैक ऑक्सीजन पर कर रहा है, ऑक्सीजन सीधा अटैक कार्बन पर कर रहा है, तो कार्बन इसे क्या कर लेगा, ले लेगा। तो उचित अभिविन्यास है, उचित अभिविन्यास, ठीक है ना। ये बताता है अभिविन्यास की भाई सही दिशा से यदि टक्कर होती है तो प्रभावी टक्कर होगी। अब इसमें जुड़ेगा कैसे, देखो ये तो हो गया कार्बन, और यहाँ बीच में ये O, और ये N, और एक O, ये ठीक है ना। ये संक्रमण अवस्था बनती है, ये क्या है, संक्रमण अवस्था बनती है। और संक्रमण अवस्था बनने के बाद में इससे उत्पाद बनेगा तो C प्लस N, ठीक है, और ये बन गया O। कहने का मतलब CO प्लस NO2 तो CO2 प्लस NO, ये उत्पाद बन जाते हैं। अर्थात ये टक्कर कैसी है, प्रभावी टक्कर। टक्कर प्रभावी हो रही है तो कहने का मतलब आप समझ जाएं कि विकारक अणु के मध्य दो प्रकार की टक्कर होगी, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। प्रभावी टक्कर होने के लिए दो अवरोधक काम करते हैं, ऊर्जा अवरोधक और अभिविन्यास अवरोधक। अर्थात किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने में दो अवरोधक काम करते हैं या दो अवरोधक उत्पन्न होते हैं। कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है, नंबर 1 है ऊर्जा अवरोधक, नंबर 2 है अभिविन्यास अवरोधक। ऊर्जा अवरोधक का मतलब यदि अभिकारक अणु के पास में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अर्थात अवरोध कौन बना, ऊर्जा। तो अभिक्रिया यदि पर्याप्त ऊर्जा है तो अभिक्रिया उत्पाद में बदल जाएगी। अभिकारक किस में बदल जाएगा, उत्पाद में। और वो ऊर्जा, पर्याप्त ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, ढैली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। तो ये तो हो गया ऊर्जा अवरोधक। दूसरा अभिविन्यास अवरोधक। अभिविन्यास का मतलब अभिकारक अणु जब टक्कर करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उस समय अणु का विन्यास किस प्रकार का है, यानी अणु का विन्यास किस प्रकार का है, CONO2 से जाकर के मिलता है। तो दोनों का मूड कैसा है, कहने का मतलब यह है कि ये किस मूड में है, ये किस मूड में है, दोनों का दिमाग सही है कि नहीं है, तो उसे ही कहते हैं अपना अभिविन्यास। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन इधर जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन दोनों इधर जुड़े हुए हैं, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में टक्कर होगी। जबकि न तो कार्बन को नाइट्रोजन चाहिए, न ही नाइट्रोजन को कार्बन चाहिए। कार्बन को तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ से लेगा ही। तो ये टक्कर, ये तो है नहीं कि ये घूम फिर के जाकर के यहाँ से खोसेगा, सामने से होगी, आमने सामने होगी टक्कर। तो ये ऑक्सीजन नहीं निकाल पाता है यहाँ से, तो ये टक्कर क्या हो गई, अप्रभावी। अर्थात इनका अभिविन्यास सही, जो टक्कर हुई वो सही विन्यास में नहीं हुई, ठीक है ना। और यहाँ देखो कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, तो सीधी टक्कर होती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ से ये टक्कर क्या हो जाती है, उचित अभिविन्यास में होती है, इसलिए ये उत्पाद में बदल जाता है। ये होती है एक संक्रमण अवस्था। इस अवस्था को कहा जाता है संक्रमण अवस्था, ठीक है ना। ये संक्रमण अवस्था कुछ ही समय के लिए बनती है और उत्पाद में बदल जाती है। अब संक्रमण अवस्था जहाँ बनती है, संक्रमण अवस्था की कंडीशन आती है, तो वहाँ उसके पास में यदि पर्याप्त ऊर्जा है, इनके पास में पर्याप्त ऊर्जा है, तो उत्पाद में बदलेगा, नहीं तो संक्रमण अवस्था टूट करके पुनः अभिकारक में भी आ जाती है। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के अवरोधक बनते हैं। तो आप दोनों के बारे में पहले लिखेंगे, टक्कर सिद्धांत टॉपिक डालेंगे, इसके बाद में थोड़ा सा और है जो जगह नहीं है यहाँ, तो पहले लिख लें आप इसे। टक्कर सिद्धांत या संघट सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत या संघट सिद्धांत, इसमें लिखेंगे यह सिद्धांत
यह सिद्धांत 1916 में, यह सिद्धांत 1916 में ट्राउटज और लुईस, ट्राउटज और लुईस 1916 में ट्राउटज और लुईस द्वारा दिया गया, ट्राउटज और लुईस द्वारा दिया गया। ट्राउटज और लुईस द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार जब अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर, जब अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होती है, प्रभावी टक्कर होती है तो उत्पाद बनते हैं, तो उत्पाद बनते हैं। और टक्कर अप्रभावी होने पर, और टक्कर अप्रभावी होने पर उत्पाद नहीं बनते हैं। टक्कर अप्रभावी होने पर उत्पाद नहीं बनते हैं, उत्पाद नहीं बनते हैं। नीचे लाइन बदल करके लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के लिए, अभिकारक अणुओं के लिए दो प्रकार के अवरोधक उत्पन्न होते हैं। अभिकारक अणुओं के लिए दो प्रकार के अवरोधक उत्पन्न होते हैं, दो प्रकार के अवरोधक उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 ऊर्जा अवरोधक, नंबर 1 लिखना ऊर्जा अवरोधक, ऊर्जा अवरोधक। इसमें लिखना अभिकारक ऊर्जा अवरोधक, टॉपिक डाल लेना। नंबर 1 अभिकारक अणुओं के मध्य, अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने, अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। अर्थात अभिकारक अणुओं के पास, अभिकारक अणुओं के पास दहली ऊर्जा के बराबर, अभिकारक अणुओं के पास दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक, या उससे अधिक ऊर्जा होने पर, उससे अधिक ऊर्जा होने पर उत्पाद प्राप्त होता है, उससे अधिक ऊर्जा प्राप्त, अधिक ऊर्जा
अधिक ऊर्जा होने पर उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है, अन्यथा उत्पाद नहीं बनता है, अन्यथा उत्पाद नहीं बनता है। नीचे की लाइन अब नंबर 2 पॉइंट डालेंगे। अभिविन्यास अवरोधक, अभिविन्यास अवरोधक। अभिविन्यास अवरोधक, इसमें लिखेंगे यदि अभिकारक अणु सही दिशा में अभिकारक अणु सही दिशा में अभिविन्यासित होकर टक्कर करते हैं तो अभिविन्यासित होकर टक्कर करते हैं तो उत्पाद बनता है, उत्पाद बनता है, अन्यथा उत्पाद नहीं बनता है, अन्यथा उत्पाद नहीं बनता है। अन्यथा उत्पाद नहीं बनता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे यदि अभिकारक अणु सही दिशा या उचित विन्यास लिख लेना, उचित विन्यास से टक्कर करते हैं तो एक संक्रमण अवस्था बनती है, एक संक्रमण अवस्था बनती है जो टूटकर उत्पाद में बदल जाती है, जो टूटकर उत्पाद में बदल जाती है। अब ये उतारेंगे आप फटाफट यहाँ से, CO प्लस NO2 तो CO2 प्लस NO, फिर ये उतारेंगे, ठीक है ना। सारा सिस्टम ये अभिक्रिया यहाँ जा करके कंप्लीट होगी, ध्यान रखना।
तो देखो अब इसी में है, और कोई एग्जाम्पल लेकर के भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना, बुक में मिल जाएगा आपकी में। अब टक्कर यदि प्रभावी होती है, प्रभावी टक्कर, तो ही उत्पाद बनेगा, ठीक है ना। संक्रमण अवस्था बनेगी, संक्रमण अवस्था टूट करके उत्पाद में बदल जाएगी। तो प्रभावी टक्कर के लिए, प्रभावी टक्कर के लिए इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग स्थिरांक होता है k बराबर जेड ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये होता है किसके अनुसार, इस टक्कर सिद्धांत के अनुसार, जहां z बराबर है, z बराबर संघट आवर्ती, संघट आवर्ती, संघट आवर्ती, संघट आवर्ती का मतलब है अभिक्रिया मिश्रण में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या। अभिक्रिया मिश्रण में यानी कोई भी अभिकारक हैं उनके अंदर अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या। संघट आवर्ती की परिभाषा क्या हो जाएगी, संघट आवर्ती को जेड से निरूपित करते हैं, अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या संघट आवर्ती कहलाती है। ये एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है, संघट आवर्ती की परिभाषा। अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की जो संख्या है वो संघट आवर्ती कहलाती है। तो प्रभावी टक्कर के लिए टक्कर सिद्धांत के अनुसार वेग स्थिरांक क्या हो गया, k बराबर जेड ई छोटा ई है, ये आधार है, और ई ए है संकीर्ण ऊर्जा, आर है गैस स्थिरांक, टी है परम ताप, ठीक है ना। अब संशोधित टक्कर सिद्धांत के अनुसार, संशोधित समीकरण या टक्कर सिद्धांत के अनुसार k बराबर पी जेड ई ए अपॉन आर टी, ये हो जाएगा। अब p क्या है, यहाँ प्रायिकता गुणांक है, प्रायिकता गुणांक, ठीक है ना। अब आरएनएस का समीकरण यह है, आरएनएस समीकरण, आरएनएस समीकरण होता है k बराबर a ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। अतः ए बराबर क्या आ गए यहाँ, पी जेड, ए बराबर क्या आ रहा है, पी जेड, ठीक है ना। ए है आरएनएस गुणांक, ए क्या है, आरएनएस गुणांक। तो आप लिखेंगे पहले जो आपने लिखा है ना एग्जाम्पल, उसके नीचे लिखेंगे अभिकारक अणुओं के मध्य, अभिकारक अणुओं के मध्य, अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने पर, अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होने पर, प्रभावी टक्कर होने पर एक संक्रमण अवस्था बनती है, एक संक्रमण अवस्था बनती है, प्रभावी टक्कर होने पर एक संक्रमण अवस्था बनती है जो टूटकर उत्पाद बनाती है, जो टूटकर उत्पाद बनाती है। नीचे की लाइन में लिखेंगे यदि प्रभावी टक्कर होने पर टक्कर सिद्धांत के अनुसार, प्रभावी टक्कर होने पर टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग निम्न प्रकार होता है, प्रभावी टक्कर होने पर टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग निम्न प्रकार होता है। तो ये समीकरण उतारेंगे, k बराबर जेड ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, k बराबर जेड ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। जेड बराबर संघट आवर्ती लिख लेना,
ठीक है ना। बाकी के मान सबके आगे आरएनए समीकरण में लिखाएंगे। अब नीचे लिखना, अब आप ये समीकरण लिखने के बाद में, इतना उतारने के बाद में लिखना, यह समीकरण सभी अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है या किया जा सकता। यह समीकरण सभी अभिक्रियाओं पर लागू नहीं किया जा सकता। सभी अभिक्रियाओं पर लागू नहीं किया जा सकता। अतः संशोधित टक्कर के अनुसार, संशोधित टक्कर सिद्धांत के अनुसार, संशोधित टक्कर सिद्धांत के अनुसार ये उतारेंगे, ठीक है ना। पी जेड ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, पी प्रायिकता गुणांक लिख लेना, के बराबर पी जेड ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, पी बराबर प्रायिकता गुणांक। अब नीचे की लाइन में लिखेंगे, इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना आर्यनीयस समीकरण से करने पर, इस समीकरण की तुलना आर्यनीयस समीकरण से करने पर, आर्यनीयस समीकरण, तो आर्यनीयस समीकरण ये उतारेंगे आप, आर्यनीयस समीकरण से करने पर तो ये उतार लेंगे। अतः ए बराबर पी जेड, अतः ए बराबर पी जेड, और नीचे लिख लेंगे संघट आवर्ती, संघट आवर्ती, इसमें लिखेंगे संघट आवर्ती की परिभाषा, अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में, अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड, अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, होने वाली टक्करों की संख्या संघट आवर्ती कहलाती है। होने वाली टक्करों की संख्या संघट आवर्ती कहलाती है। संघट आवर्ती कहलाती है, ठीक है। तो ये था टक्कर सिद्धांत, और टक्कर सिद्धांत के बारे में पूरा बता दिया गया है। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाल लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का टॉपिक आर्यनीय समीकरण, और आर्यनीय समीकरण की ताप पर निर्भरता देखेंगे। तो धन्यवाद।